नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षित परमार और आज आप सबको ये हरी भरी वादियाँ, प्रकृति की गोद में एक बहुत सुकून भरी यात्रा, जो कि यहाँ के पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, नदियाँ और बरसात के दिनों में तो ये धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। खेतों की हरियाली देखते ही बनती है। चारों तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो बस एक ही चीज़ को पाएंगे। चारों तरफ पेड़ पौधे, वनस्पति ही वनस्पति, और यही धरती का सबसे बड़ा उपहार है मनुष्य के लिए, जीव मात्र के लिए। ऑक्सीजन अपने आप में एक बहुत बड़ी आवश्यकताओं में से एक है, हमारी प्राणवायु है, और इन प्राणवायु का जो मुख्य स्रोत है वो ऑक्सीजन है। ये पेड़ पौधों से ही हमें मिलती है। दोस्तों, ये जो आप रास्ते देख रहे हैं वो उदयपुर के आसपास वो गांव है जो कि शहर में रहने वाले लोगों के लिए अनदेखे हैं। उदयपुर शहर के लोग अधिकतर झीलों के किनारे घूमना पसंद करते हैं, चाहे वो फतेह सागर हो, पिछोला हो, क्योंकि उदयपुर जाना ही जाता इसलिए है दोस्तों। लेकिन झीलों के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है दोस्तों जो देखने लायक है। अगर आप उदयपुर से 8-10 किलोमीटर बाहर निकलेंगे तो आपको हाईवे के किनारे किनारे बहुत सारे ऐसे गांव देखने को मिलेंगे जो आज भी पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों और हरियाली की चादर ओढ़े हुए हैं। यहाँ पर आपको गांव के लोगों का जीवन एक अलग ही ढंग में देखने को मिलेगा, जहाँ लोग बाग सब्जियों की खेती, अलग अलग फसलें उगाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। गांवों में सबसे बड़ी समस्या आती है रोजगार को लेकर, इसीलिए गांवों के लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। गांवों में भी लोग रोजगार के साधन तलाश रहे हैं। नए नए रोजगारों में वृद्धि हो रही है, खासकर खेती के विषय में। आज के समय गांवों में न केवल किसान बल्कि महिला किसान भी लगातार सामने आ रही है और वो नवाचार करके अपनी प्रतिभा को साबित कर रही है। दोस्तों, उदयपुर शहर को आप जहां भी देखेंगे ये झीलों से आच्छादित है, लेकिन प्रकृति की वादियों में और ये पहाड़ियों की एक तरह से श्रृंखलाओं के बीच में, अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाओं के बीच में ये हरियाली देखते ही बनती है। लोग अपने जीवन यापन के लिए छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन अब डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों के जीने की एक नई कवायद शुरू हुई है। प्रकृति में फूलों का खिलना दोस्तों आज भी जारी है। जब पत्ते लहराते हैं, हवाएं बहती है, दिल को सुकून मिलता है, और ये सुकून प्रकृति की गोद में ठंडी हवाओं के बीच में ही देखने को मिलता है। मधुमक्खियों के छत्ते हो, चाहे पेड़ पौधों की तल्लीन था, देखते ही बनती है। ये प्रकृति की हम मनुष्यों को बहुत बड़ी देन है। और दोस्तों, हमारा ये नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक दायित्व है कि हम जीव जंतुओं, मधुमक्खियों की और तमाम प्राणियों की रक्षा के लिए आगे आए, क्योंकि ये हरियाली जब तक है तब तक ही मनुष्य का जिंदा रहना मुमकिन है। अन्यथा हम देख ही रहे कि लाखों प्रजातियां हैं जो चाहे जीव जंतुओं की हो, चाहे वनस्पतियों की हो, वो धीरे धीरे पर्यावरण प्रदूषण की आड़ में नष्ट होता गया है। लेकिन अभी भी हमारा देश हरी भरी वादियों से ढका हुआ है। जो बचे हुए वन हैं, जो बचे हुई वनस्पति है, उसको बचाना यह हमारी जिम्मेदारी है। आज भी जो हमारे बचे हुए जंगल हैं, जो हमारी वनस्पतियां हैं, उन्हें बचाने की कवायद हम सभी देशवासियों को मिलकर करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी जो वन संपदा है वही देश की सबसे बड़ी संपदाओं में से एक है। वो चाहे रेगिस्तानी इलाकों की
पेड़ पौधों की हो, वो चाहे पर्णपाती वन या पहाड़ी इलाकों की हो या घने जंगलों की वनस्पतियाँ हो, सभी क्षेत्रों की अलग अलग वनस्पतियाँ हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है। देश में 6 प्रकार की ऋतुएं आती है, कभी बरसात, कभी गर्मी, कभी सर्दी, और इन सभी के साथ साथ देश की मिट्टी के अलग अलग रंग हैं। एक तरफ पहाड़ देखेंगे, एक तरफ रेगिस्तान देखने को मिलेंगे, एक तरफ समुद्र का किनारा है तो एक तरफ आपको माउंट आबू जैसी हरी भरी वादियाँ भी देखने को मिलेगी। बरसात के दिनों में हर साल देश भर में बाढ़ आने से बहुत सारा नुकसान होता है। इस बात के लिए भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए, जागरूक होते हुए हमें ये काम करना चाहिए। आजकल सड़कों के विकास से प्रकृति को नुकसान तो हुआ है, लेकिन लोगों के आवागमन का एक बहुत बड़ा जरिया ये सड़क मार्ग भी हुआ है, और इसी से हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो पूरी चलती है। लेकिन इन सड़कों के किनारे किनारे भी ग्रीन कॉरिडोर का डेवलपमेंट भी किया जाना है। आज भी हमारे खेत हरे भरे हैं दोस्तों। ये प्रकृति की हम पर बहुत बड़ी देन है और इसे संजो कर रखना हम सभी का ये कर्तव्य है। जीव जंतुओं का बचना भी हम मनुष्यों पर निर्भर करता है, क्योंकि हम आए दिन देख ही रहे हैं कि कई तरह की वनस्पतियां और जीव जंतु दिन ब दिन नष्ट होते जा रहे हैं। प्रकृति के रंग, मौसम के जो करवटें हैं वो हम अक्सर देखते हैं, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो दोपहर हो। जब प्रकृति के अलग अलग रंगों को देखते हैं तो हमारे मन को एक बड़ा सुकून मिलता है दोस्तों। और ख़ासकर जब आप खेतों के आसपास होते हैं, जब आप जंगलों के आसपास होते हैं, जब आप नदी समुद्र के किनारे होते हैं, या फिर आप पर्वतों की ओर जब लौटते हैं, या रेगिस्तान के ऊंचे ऊंचे टीलों पर जब होते हैं, तब आपको एक अलग ही सुकून मिलता है दोस्तों। किसानों की आमदनी का एक बड़ा जरिया है दोस्तों उनकी फसलें। ये फसलें मधुमक्खियों के द्वारा परागकण की जो प्रक्रिया होती है, उनसे ही उनके अंदर दाना बनता है, और वही दाना हम सब के लिए अनाज यानी अन्न बनकर हमारे सामने आता है। तो जितने हमारे लिए किसान महत्वपूर्ण हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा गुना मधुमक्खियाँ महत्वपूर्ण हैं। तो जितना हमें किसानों की हितों की बात करनी होगी, हम उससे ज़्यादा मधुमक्खियों के संरक्षण पर भी बात करनी होगी। लोग आजकल मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं, ये भी हमारे एक रोज़गार का एक बड़ा ज़रिया बच रहा है। तो हम इस तरह से मधुमक्खियों का पालन भी गाँवों में किया जा रहा है। ये बाजरा की फसल है जो आप देख रहे हैं, ये तो हमारे गांव जुजापुरा में है दोस्तों, जहाँ पे बाजरा जायद की फसल के रूप में भी बोते हैं। लेकिन हमारे इधर आजकल मूंगफली एक नई क्रॉप के रूप में इंट्रोड्यूस हुई है। पिछले 10-15 साल से लोग बाग मूंगफली को भी बोने लगे हैं। तो ये एक नई फसल के रूप में, लेकिन किसानों को बहुत अच्छा भी लग रहा है, उनसे उनकी इनकम में भी काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। थोड़ा सा इधर रेगिस्तानी भूभाग आता है, यानी अर्धशुष्क क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे फव्वारों का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। वहीं उदयपुर की तरफ जंगलों में देखते हैं तो फव्वारे कम मिलते हैं, पाइपलाइन के द्वारा या कुएं के द्वारा या तालाबों से सिंचाई आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये पर्यावरण, ये जो खेती का एक नया कल्चर है जो शुरू हुआ है, तो पहले के ज़माने में जंगल हुआ करते थे और उन धीरे धीरे जंगलों को काट काट कर ज़मीन खाली होती गई और उन्हीं पर लोग खेती करने लगे। लेकिन आज खेती इसलिए भी दोस्तों ज़रूरी है कि इस देश की जो 130 करोड़ के आसपास जो आबादी है, उसके खान पान के लिए, उसके भरण पोषण के लिए ये एक बहुत बड़ा दायित्व है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर देश का किसान अन्न उत्पादन नहीं करेगा तो अन्न कितना बाहर से लाना पड़ेगा। हमारी देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। तो ये हमारे देश के किसानों ने अपना एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में, जिस प्रकार देश के सैनिक हमारी सीमाओं पर हमारी रक्षा करने में खड़े हैं, उसी प्रकार देश के किसान भी पूरे देश का पेट भरने के लिए आज भी वो अपने खेतों में डटा हुआ है। और जबकि हमें ये पता है कि उससे कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि देश का जो 60% किसान है वो बहुत ही गरीब और निम्न तबके का है। तो ये सब चीज़ें
इस दौरान की जानी है, लेकिन सबसे बड़ा जो दायित्व है वो तो हमारी प्रकृति है, क्योंकि ये प्रकृति ही हमें जीवन देती है, ये हमें ऑक्सीजन देती है और इन्हीं से हमें फल फूल, अनाज और तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो मिलती है। आज भी देश में अनेक जनजातियाँ ऐसी हैं जो आज भी पूर्णतः जंगलों पर, चाहे वो खान पान के मामले में हो, चाहे वो रहने के मामले में हो, चाहे वो औषधियों के मामले में हो, पूर्णतः जंगलों पर, वनों पर निर्भर है। देश की सरकार भी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर अभयारण्य के रूप में, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में जंगलों को बचाने की कवायद करती रही है। और ये हम सबका भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने देश की वनस्पति को संरक्षित करें, उसको बचा के रखें। दोस्तों ये देखिए, ये तो इलायची का पौधा है, लेकिन यहाँ थोड़ा जलवायु की समस्या आती है, इसलिए यहाँ पे इलायची लग नहीं पाती है। दक्षिण भारत में जैसे देखते हैं हम, केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तो वहाँ नीचे से फलियाँ की फलियाँ निकलती है इलायची की, जो यहाँ पे थोड़ा सा जलवायु का जो तापमान है वो ज़्यादा होने की वजह से ये परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये तो हमारे गाँव में खेत पर ही है ये, तो बहुत अच्छा लगता है कि ये सब गार्डन देखने को मिलता है। मेरे मम्मी और पापा की बड़ी मेहनत है दोस्तों ये तो, कि उन्होंने इन सभी पेड़ पौधों को संभाल कर रखा है, इनको पानी पिलाकर महफूज रखा है। अलग अलग प्रजाति के बहुत तरह के पौधे यहाँ एक छोटी सी बगिया में देखने को मिलते हैं। तो मैंने इन सभी वीडियो को आपके बीच में लाना इसलिए ज़रूरी समझा कि वाकई में मैं भी बहुत मिस करता हूँ। मैं अक्सर फील्ड में जाता हूँ तो प्रकृति के बीच में ही रहने का एक अवसर मिलता है और इसी को सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि सुकून, आज के समय में जो सुकून है वो एक बहुत बड़ी दुर्लभ चीज़ों में से एक है। 24 घंटे में से न जाने कितना ऐसा समय होता है कि हम डिप्रेशन के शिकार कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से हो ही जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें इनसे उबारने का काम करती है। और प्रकृति तो मतलब कहना ही क्या है इसका, कुदरत का एक तरह से सीधा अगर वास्ता कहीं से है तो वो आपको इन हरी भरी वादियों से ही रूबरू होने का मौका मिलता है। ये फल फ्रूट जिनसे खा के हम अपनी सेहत में सुधार भी कर सकते हैं और ये कई तरह की बीमारियों को ख़त्म करने में, शरीर को तंदुरुस्त रखने में इसके जो पोषक तत्व हैं वो हमारे लिए बहुत ही काम के हैं। ऋषि मुनियों ने तो शुरू से ही कहा है इसके बारे में, लेकिन अब धीरे धीरे जब वैज्ञानिक अनुसंधान बढ़ते जा रहे हैं तो उनके द्वारा भी ये चीज़ें सामने आ रही है कि पेड़ पौधे, ये वनस्पति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जगदीश चंद्र बसु ने तो दोस्तों यहाँ तक बताया कि पौधों में भी जान होती है और जीव होता है। उन्होंने तो वैज्ञानिक तौर पर एक मशीन के जरिए, एक प्रयोग के जरिए ये साबित किया कि जिस प्रकार इंसान के अंदर हृदय होता है, दिल होता है, उसी प्रकार पौधों के अंदर भी जब उसको मारने की कोशिश की जाती है तो दिल वैसे ही धड़कता है जैसे कि इंसान का धड़कता है। तो प्रकृति का, मनुष्य तो एक प्रकृति का हिस्सा है, उसी का एक भाग है और हम सबको ये हमें संभाल कर रखती है। लेकिन आज दोस्तों हम देखते हैं कि हम मनुष्य हमारी इस प्रकृति के लिए, हम जिसका हिस्सा है उसके लिए ही बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़े हुए हैं। हर जगह पर प्रकृति को चुनौती देते नजर आते हैं, मगर जब देखते हैं कि प्रकृति जब तांडव मचाती है तो ये तांडव, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होता है, इसको रोकना भी मुश्किल होता है। हर साल हम देखते हैं कि बाढ़ की जो तबाही आती है देश में, कितने जानमाल का नुकसान होता है, कितने आर्थिक संसाधनों का, कितने ज़मीन का कटाव होता है, कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, कितने परिवार यूं ही नष्ट हो जाते हैं। और जब आप देखते हैं कि उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के वहाँ से जब नदियाँ हिमस्खलन के रूप में जब आती हैं तब भी कितनी जनहानि देखने को मिलती है। उसी प्रकार देश में सूखा पड़ना हो, अत्यधिक बारिश का होना हो, बाढ़ का आना हो या भूकंप का आना हो, ये सारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के नतीजे हैं जो कि बहुत हद तक मनुष्य के द्वारा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की वजह से उत्पन्न हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हम सबका दायित्व है कि हम अपनी इस प्रकृति को संजोए कर रखें, इसके साथ सामंजस्य बिठाकर काम करें, न कि इससे सीधा मुकाबला करें। प्रकृति के साथ जब इंसान सीधा मुकाबला करने की कोशिश करता है तो प्रकृति अपना तांडव दिखाती है और उस तांडव को नियंत्रित करना मनुष्य के वश में नहीं है। कोशिश कर सकते हैं लेकिन ये बहुत ही नामुमकिन सा है। जब किसी क्षेत्र में
भयानक भूकंप आता है तो उस भूकंप से जो त्रासदी मचती है वो हम जानते ही हैं। देश में अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, चाहे वो अपने कच्छ भुज में जो भूकंप आया उसकी बात करते हैं, या फिर दिल्ली आसपास जम्मू कश्मीर के उधर जब बाढ़ या भूकंप देखने को मिले हैं तो उनसे जो जनहानि हुई है उनसे पूरा देश वाकिफ है, परिचित है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम प्रकृति के साथ कैसे एक ठीक से तालमेल बिठा पाते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी में से एक है। लेकिन दोस्तों, आज के समय हमें पता है कि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के साथ साथ हम कुछ जनता में से ही जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो हम पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं, यानी हम सबको एक डायरेक्शन देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। तो सबसे बड़ा कर्तव्य ये बनता है कि सरकार के स्तर पर प्रशासन के माध्यम से ऐसी नीतियों का, ऐसी योजनाओं का, ऐसे कार्यक्रमों का, ऐसे मिशनों का और इस तरह के प्रयासों का क्रियान्वयन होना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को अधिक से अधिक बचाया जा सके और वनों में किस प्रकार से वृद्धि हो, रेगिस्तान, बढ़ते हुए रेगिस्तान को किस प्रकार रोका जाए और बाढ़ को कैसे नियंत्रित किया जाए। इन सब के तमाम जो एक समन्वित रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से कैसे प्रयास करने होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा। तो आज का ये वीडियो दोस्तों यहीं तक